सिंह, आपके एजुकेटर फॉर कोड 55, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर. And we are talking about, we are preparing for NTUGC NET ZARAP 2022, and we are studying Unit 4 Organizational Behavior. राइट. सो ओबी से हमने ये जो कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये सारे टॉपिक्स जो आपको नंबर वाइज दिख रहे हैं 1 to 13, इनमें से सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं एक्सेप्ट 13th नंबर, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट से हमने कुछ टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं. आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ. प्लीज वेट. लास्ट जो हमारा टॉपिक था, अगेन यू विल हैव टू गो थ्रू. राइट. सो लास्ट सेशन जो हमारा था, लास्ट सेशन में हमने टॉपिक्स क्या देखे थे, दैट वर इंडिविजुअल फैक्टर्स फॉर रेसिस्टेंस ऑफ चेंज. उसके अंदर हमने सब टॉपिक्स देखे थे. इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखा था, उनके अंदर कैसे इकोनॉमिकली जो चीजें अफेक्ट करती हैं. सो हमने देखा था इकोनॉमिक फैक्टर्स, आई एम सॉरी. एंड सेकेंड देखा था हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर, एंड थर्ड वाज सोशल फैक्टर्स. सो आज हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स फॉर रेसिस्टेंस ऑफ चेंज. सो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स को देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होते हैं चेंज के लिए. राइट. सबसे पहले था इंडिविजुअल फैक्टर, नाउ विल स्टडी ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. सो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर के अंदर हम बात करेंगे some of the organizations are so designed that they resist innovation and change. They create strong defense against change. This is the reason why many organizations fail to change over a period of time, though this phenomena may be disastrous to them. राइट. सो क्या बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलता है कि कई कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो जिनमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलती है फॉर अ लॉन्ग टाइम. राइट. क्योंकि उस सपोज कोई चेंज अगर होने वाला भी है तो उसके अगेंस्ट जैसे स्ट्रॉन्ग चीजें खड़ी कर दी जाती हैं कि वो चेंज फिर नहीं हो पाता है. तो वो चेंज ना होने के क्या कारण है और क्यों उसके लिए रेसिस्ट करते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले क्यों करते हैं ऐसा, विल सी इन द टॉपिक्स. आगे हम बात करेंगे. सबसे पहला जो हमारा नंबर है, फर्स्ट देखेंगे डिवीजन ऑफ वर्क अलोंग फंक्शनल लाइंस. सो जो आप बात करेंगे कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है, मतलब काम को एक को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है, उनमें डिवीजन कर दिया जाता है अलोंग फंक्शनल लाइंस. फंक्शनल लाइंस के बेसिस पर काम को डिवाइड कर दिया जाता है. राइट. सेकेंड देखेंगे एम्फेसिस ऑन रोल प्रिस्क्रिप्शंस रादर देन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो जो एक जोर होता है, कहते हैं इंफेसिस करना, किसी चीज पर बल देना, ऑन रोल प्रिस्क्रिप्शंस रादर देन ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. सो इस पे जो फोकस होता है वो प्रिस्क्रिप्शंस पे होता है, एम्फेसिस ऑन रोल प्रिस्क्रिप्शंस. जो एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल है उस पर फोकस होता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के रोल पे फोकस होता है. दैट इज वाई यू विल सी रेसिस्टेंस इन द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इफ यू आर नॉट सीइंग एनी चेंज, द रीजन इज व्हाट, रीजंस आर डिवीजन ऑफ वर्क अलोंग फंक्शनल लाइंस. सेकेंड, emphasis on role prescriptions rather than on organizational roles. थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या रीजन हो सकता है रेसिस्टेंस का, emphasis on hierarchical for coordinating diverse job and relating to them organizational goals. so किस पे बल दिया जाता है, hierarchy of coordinating डाइवर्स जॉब्स. जो एक हिरार्की होती है, एक लेवल लाइक बॉस होता है, बॉस के नीचे उनका लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर उनके मैनेजर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स के अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं. तो इस तरह से हिरार्की को देखा जाता है. कोऑर्डिनेटिंग डाइवर्स जॉब, एक वर्क डाइवर्सिटी जो होती है, आप
आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसी तरह आपको आप देखेंगे लोगों के जॉब में किस तरह से डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। लाइक कोई एचआर डिपार्टमेंट संभाल रहा है, कोई मार्केटिंग संभाल रहा है, कोई अकाउंटिंग संभाल रहा है, तो वहां पे जो जॉब रोल है उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो उन डाइवर्सिटी के बेसिस पे, उन हिरार्की के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से चीजें कैटेगराइज्ड हैं और हिरार्की में है, और वो क्या, वो किस लिए काम करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, राइट। फोर्थ देखेंगे, प्रिसाइज एंड रिजिड डेफिनेशंस ऑफ रोल्स विथ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी। रेसिस्टेंस ऑफ चेंज के और क्या कारण होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज प्रिसाइज एंड रिजिड डेफिनेशंस। एक कहते हैं कोई चीज प्रिसाइज हो जाती है या फिर रिजिड हो जाती है कि लाइक इतना ही करना है, ऐसे ही करना है। कोई भी चीज को आप प्रिसाइज करते हैं कि नहीं ठीक है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। आप रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, ये जो आप काम कर रहे हैं उसको इसी वे में करिए, इसी तरीके से करिए, यही होना चाहिए, इससे कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। एंड विथ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आप कम देते हैं, रिजिडिटी ज्यादा रहती है उन चीजों में। तो इस वजह से भी चेंजेस नहीं हो पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिफ्थ वन देखेंगे, considerable centralization of decision making and vertical communication। जो कंसिडरेबल सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन, तो आप देखने को मिलेगा कि जो जो आपका एक पावर होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, कि एक जो पावर है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के टॉप हेड के पास होगा। मींस दैट सीईओ के पास ही पावर होगा, वो जो चाहेगा, जो करना चाहता है, उसी के डिसीजंस को लोग फॉलो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, चाहे वो मैनेजर है या फिर सबऑर्डिनेट है। तो जो कमांड करते हैं, सेंट्रलाइज्ड जो पावर होता है किसी एक के हाथ में होता है, और जो वो बोलता है वही ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग फॉलो करते हैं। तो इनकी वजह से एक जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, वर्टिकल का मतलब कि एक लाइक सीईओ ने सीईओ ने सीओओ को कमांड किया, सीईओ ने फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कमांड किया, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने मैनेजर्स को, जो उनके अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर मैनेजर्स हैं उनको कमांड किया, जो मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट्स को कमांड कर रहे हैं। तो एक हिरार्की में यू कैन से एक वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, जहां पर टॉप टू लो आती हैं चीजें, राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आती हैं चीजें। कम्युनिकेशन जो होता है, कमांड जो होती है, उनके बेसिस पे अगर आप देखेंगे कि जो पावर होता है सेंट्रलाइज होता है, उसका एक ये भी एक कारण है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ना होने का, दैट इज सेंट्रलाइजेशन, राइट, वर्टिकल कम्युनिकेशन यू कैन से ऑल्सो। सिक्स्थ वन देखेंगे, एक्सेप्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेटस डेजिग्नेशन, राइट। सो जो करंट डेजिग्नेशन है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आप एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, ये पर्सन इस पोजीशन के लिए है, देन वी आर ओबेइंग दिस पर्सन। जो भी वो कमांड करते हैं, जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, जो भी चीजें बोलते हैं कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होंगे, क्या तरीके यूज होंगे, तो आप उस चीज को ओबे करते हैं। जो एग्जिस्टिंग रोल है उस पर्सन का, उसको आप अच्छे से मानते हैं, लाइक आप एक्सेप्ट करते हैं कि दैट इज दिस ओनली, विल हैव टू फॉलो दैट पर्सन ओनली। सो ये भी एक कारण होता है कि आप खुद इनोवेटिव नहीं हो रहे हैं। आप अपने आइडियाज चाहे तो आप अपने आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी काम करने के तरीके जो सपोज आपके मैनेजर ने आपको बताया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसी काम को करने का आपके पास कोई एक शॉर्टकट हो, या फिर ऐसा कोई हो जो फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, या फिर ऐसा हो तरीका जो बहुत ही स्पेसिफिक एंड फ्लेक्सिबल हो और टाइम कंज्यूमिंग कम हो। तो वो आइडियाज आप भी तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं, आप मान लेते हैं कि ये जो बॉस है ये सही सब कुछ, ये जो बोल रहा है वही सही है, इसी तरीके से काम होना चाहिए। तो ये भी एक चेंज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज ना होने का एक ये भी कारण होता है। लास्ट देखेंगे, क्लोज टाइज विद द कंपनी एंड इट्स वैल्यूज rather than with outside a reference group such as a professional body. So close ties with the company and its values rather than with outside reference ग्रुप सच एज अ प्रोफेशनल बॉडी। सो जो कहते हैं ना कि किसी भी पर्सन का किसी भी कंपनी के बॉस के साथ एक क्लोज टाई हो, राइट। सो उस केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि लाइक वैल्यू, आप उस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन विथ आउटसाइड रेफरेंस ग्रुप्स सच एज अ प्रोफेशनल बॉडी। So this is also the reason behind not any changes in the organization, right? So अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, ग्रुप रेसिस्टेंस टू चेंज। क्या रेसिस्टेंस होते हैं ग्रुप के अंदर, किस तरीके से जो रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलता है चेंजेस में, किस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ग्रुप के अंदर क्या
चीजें रेसिस्ट करती हैं चेंज में, राइट. सो विल सी हियर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैव सम impact on informal networks in the organization. Breaking up a closely knit work group or changing social relationships can provoke a great deal of resistance. Managers often overlook this source of resistance because the informal network is not the focal point of the organizational change. So क्या देखेंगे, most organizational changes have some impact on इनफॉर्मल नेटवर्क इन दी ऑर्गेनाइजेशन. सो आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो चेंजेस हैं उनका इम्पैक्ट आपको इनफॉर्मल नेटवर्क में आपको देखने को मिलेगा, राइट. लाइक इनफॉर्मल मतलब कि जैसे कुछ चीजें लाइक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशंस, फॉर्मल चीजें होती हैं, प्रोफेशनल वे में होती हैं. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती है कि जो लोग हैं वो गॉसिप्स करते हैं, इनफॉर्मल वे में काम करते हैं, राइट. तो जो इनफॉर्मल वे होते हैं उनमें आपको चेंजेस देखने को ज्यादा मिलती है रादर देन फॉर्मल वे. तो क्या कह रहे हैं कि ग्रुप के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलती है इनफॉर्मल ग्रुप में, ना कि फॉर्मल ग्रुप में. इन शॉर्ट वे, breaking up a closely knit work group or changing social relationship can provoke a great deal of resistance. Managers often overlook this source of resistance because the informal network is not the focal point of the organizational change. So इस तरीके को मैनेजर्स अवॉइड करते हैं मोस्टली बिकॉज जो रेसिस्टेंस जो ये सोर्स है रेसिस्टेंस का वो इनफॉर्मल नेटवर्क में लाइक एक तरह से कहते हैं ना कि इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को ले अगर लिया जाए तो वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं जो इनफॉर्मल चेंजेस होती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी की फॉर्मल होती हैं, राइट. लेकिन ये भी है कि आप देख रहे हैं एक तरफ आप इन अनदर हैंड यू आर सीइंग कि जो चेंजेस होती हैं वो इनफॉर्मल में ज्यादा देखने को मिलती है रादर देन फॉर्मल, राइट. फर्स्ट देखेंगे उसमें पॉइंट वाइज समझेंगे. आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं उससे ज्यादा समझ में आए. The restraining forces which hinder movement from the existing equilibrium can be decreased. जो कहते हैं कि जो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस है, जो ऐसे फोर्सेस हैं जो रोकते हैं, विच हिंडर मूवमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम, जो रोकते हैं, जो बाधा क्रिएट करते हैं, लाइक विच हिंडर मूवमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम, जो एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम है, जो एग्जिस्टिंग एक कहते हैं कि बैलेंस बन के चल रहा है, उसमें वो बाधा डालते हैं, राइट. वो जो ऐसे कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो उनको लाइक रोकते हैं, उसको कोई चीज होने से रोकते हैं, वो कैन बी डिक्रीज, वो डिक्रीज होनी चाहिए, राइट. सो लाइक अगर ग्रुप में आप चेंजेस देखना चाहते हैं तो जो ये रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं जो वो रोकते हैं किसी भी बैलेंस चीज को, किसी भी इक्विलिब्रियम को अगर वो रोकते हैं तो दैट शुड बी डिक्रीज. अगर वो कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रुप के अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, राइट. सेकेंड देखेंगे, अ थर्ड ऑल्टरनेटिव इज टू कंबाइन द फर्स्ट टू अप्रोचेस. तो क्या कह रहे हैं, अ थर्ड ऑल्टरनेटिव इज टू कंबाइन द फर्स्ट टू अप्रोचेस. जो ऑल्टरनेटिव आप देखेंगे, थर्ड ऑल्टरनेटिव इज टू कंबाइन फर्स्ट टू अप्रोचेस. जो स्टार्टिंग के दो अप्रोचेस होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाए तो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. बी देखेंगे, वंस द चेंज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड द न्यू सिचुएशन नीड्स टू बी रीफ्रोजन so that it can be sustain over time. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं कि अगर एक बार चेंजेस हो गई हैं, इंप्लीमेंट हो गई हैं चेंजेस, तो क्या ध्यान देना है, न्यू सिचुएशन नीड्स टू बी फ्रोजन. तो जो नई सिचुएशंस है उनको रिफ्रोजन किया जाना चाहिए ताकि वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन रह पाए, रह सके, राइट. सो पॉइंट वन देखेंगे इसके अंदर, अनलेस दिस लास्ट स्टेप इज टेकन देयर इज अ वेरी हाई चांस that the change will be short lived and that employees will attempt to revert to the previous equilibrium state. Second, the objective of refreezing is to stabilize the new situation by balancing the driving and restraining forces. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं रीफ्रीजिंग के, टू स्टेबलाइज द न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबलाइज करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव है रीफ्रीजिंग का, उसमें क्या होता है, एक बैलेंस बनाना चाहिए
बैलेंस द ड्राइविंग एंड रेस्ट्रेनिंग फोर्स। जो ड्राइविंग एंड रेस्ट्रेनिंग फोर्स है उनको उनका बैलेंस होना चाहिए, तभी आपको जो चेंजेस है उस लाइक एक स्टेबल वे में या फिर लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलेंगी। अगर जो ड्राइविंग फोर्स है और रेस्ट्रेनिंग फोर्स है दोनों बैलेंस में है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि चेंज, अगर आप किसी चीज में चेंज चाहते हैं तो चेंज के लिए सबसे पहले हमेशा ये जो एक फॉर्मूला है कि रूल है कि रेस्ट्रेनिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स, सॉरी ड्राइविंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द रेस्ट्रेनिंग फोर्स। सपोज कोई ताकत आपको रोक रहा है तो आपकी जो ड्राइव है, आपका जो मूवमेंट है वो उससे भी ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। कोई चीज आपको रोक रहा है, लेकिन आप सपोज आप कोई चीज आपको ऐसे रोक रहा है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है, ये आपको रोक रही है, ठीक है, लेकिन अगर मेरा जो ये रेस्ट, जो ये हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है, जो ये मूवमेंट है, ये अगर बहुत तेज या फास्ट रहेगा या फिर स्ट्रांग रहेगा तो इसको गिरा देगा, राइट। तो हमेशा अगर आप चेंज चाहते हैं तो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, रादर इन कंपैरिजन टू रेस्ट्रेनिंग फोर्स, राइट। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड द चेंज। आई होप आपको समझ में आया हो ये टॉपिक। अगर कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट, आई विल मेक अनदर सेशन फॉर दैट। एंड आपको, आई होप आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आते होंगे, एंड फॉर श्योर दैट द कंटेंट्स आई ब्रिंग अप फॉर यू गाइस दैट विल हेल्प यू फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि इन थ्योरी के बेसिस पे ही आपका जो एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यूज देखते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं अगर आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस को रट्टा मार के जाएंगे अगर आप एग्जाम में सिर्फ क्रैमिंग करके जाते हैं तो आप कभी भी जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाएंगे, जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो जेआरएफ क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपके क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और आप सही टेक्निक एंड सही मेथड से पढ़ाई अगर करते हैं तो फॉर श्योर आपको जेआरएफ क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो आई होप आपको मेरा सेशंस ये जो भी सेशंस मैं लेती हूँ पसंद आते होंगे, और ये सेशन भी पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कोटर्स 8 स्टेप प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग चेंज। कोटर की कोटर के क्या 8 स्टेप्स हैं जो क्या प्लान्स हैं जो इम्प्लीमेंटिंग चेंज में हेल्प करते हैं, राइट। So we'll do this session in next next time we'll do this topic in next session and next time. So तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, and thank you so much for watching me. Thank you very much.